कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3.5 दिन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें हालात की समीक्षा की जाएगी। खास सतर्कता के लिए बरती जा रही है, क्योंकि चीन में कहर बरपाने वाले कोरोना के BF7 वेरिएंट की एंट्री भारत में भी हो चुकी है। खबर है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट से 5 मरीज बीमार हो चुके थे, जो पूरी तरीके से अब स्वस्थ हैं। इनमें 3 गुजरात के रहने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा, यानी सभी घर में ही ठीक हो गए। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी एहतियात बरतनी शुरू कर दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की देश में एंट्री को लेकर दिल्ली सरकार भी सतर्क मोड में है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात और तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ाने को कहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों ने चौकसी बढ़ा दी है। हवाई अड्डों पर खास सतर्कता बढ़ाई जा रही है। महाराष्ट्र में भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर चीन से आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी और इन्फेक्शन के आसार देखने पर उनको आइसोलेट किया जाएगा। कर्नाटक सरकार बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच शुरू करेगी। वहीं उत्तराखंड सरकार भी नए सिरे से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जारी करने का ऐलान करने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड के नए वेरिएंट के चलते बढ़ते संक्रमण पर चिंता जाहिर की है। चिंता की बात इसलिए है कि चीन समेत दुनिया भर में 24 घंटे में कोरोना के 5,37,000 से ज्यादा नए मामले निकल कर सामने आए हैं। ऐसे में WHO ने चीन से महामारी को लेकर और जानकारी देने को कह दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने कहा है कि इस वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए पूरी मदद की जाएगी। इस बीच जर्मनी ने अपने यहां कोविड टीकों की पहली खेप चीन को भेज दी है, जो पहले वहां मौजूद जर्मन नागरिक को लगाई जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज भी हरियाणा में है। यात्रा के 106 दिन पूरे हो गए हैं। हरियाणा में नूह मलाप गांव से यात्रा आज तड़के 6 बजे आगे बढ़ी। 11:30 बजे यात्रा के सिलसिले में पार्टी के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा मीडिया को संबोधित करेंगे। बिहार में शराब से हुई मौत को लेकर सियासत अब भी जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में बीजेपी को घेरा और कहा कि कहीं कोई शराब इधर उधर तो नहीं करवा रहा, ये भी देखने वाली बात है। इस बीच NHRC की टीम पीड़ितों से मुलाकात के लिए छपरा पहुंच गई। NHRC टीम को राज्य की पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, बल्कि उनकी सुरक्षा में केंद्र की ओर से SSB के जवान तैनात किए गए। NHRC की टीम को लेकर सियासत भी हो रही है और बीजेपी और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग तेज। बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने पुलिस वालों को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि क्रिमिनल को दौड़ाओ नहीं तो तुम्हें दौड़ाएंगे, चुन लो दोनों में से क्या करना है। कल कामकाज संभालने के बाद डीजीपी भट्टी ने कहा कि पुलिस वालों को अपने काम के तरीकों को बदलना होगा, चाहे बात पब्लिक की हो या फिर अपने डिपार्टमेंट के अफसरों के जवानों की हो, हर किसी को सुननी होगी। काम में लापरवाही नहीं चलेगी। डीजीपी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रेंज के आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, एसडीपीओ और सभी थानेदारों को संबोधित किया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी नियमित पूजा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई लगातार जारी रहेगी। कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की लंबे समय से पूजा होने और बीच में पूजा रोकने पर सरकार को पक्ष स्पष्ट करने को कहा। इसके पहले हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने अपनी बहस पूरी की। कोर्ट ने आज इंतजामिया कमेटी की अधिवक्ता SF नकवी से पक्ष रखने को कहा। वायुसेना की स्पेशल फोर्स गरुड़ को अब लद्दाख के अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर तैनात किया जा रहा है। 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकियों के हमले के बाद वायुसेना को एक विशेष फोर्स की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद 2004 में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडोज फोर्स की स्थापना की। इन्हें आतंकवाद से निपटने के लिए खासतौर पर ट्रेनिंग दी गई है।
आज इस साल का सबसे छोटा दिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खगोलीय घटनाक्रम के कारण आज का दिन 10 घंटे 41 मिनट का होगा और रात 13 घंटे 19 मिनट की होगी। दरअसल आज पृथ्वी और सूर्य की स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि सूर्य मकर रेखा के सीध में होगा और इस वजह से उत्तरी गोलार्ध के देशों तक सूर्य की रोशनी लंबे समय तक नहीं पहुंच पाएगी। यही कारण है कि इन इलाकों में आज सबसे छोटा दिन रहेगा। इससे धरती के उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। हालांकि जगह जगह सूर्योदय और सूर्यास्त का वक्त अलग अलग होने के कारण यह अवधि अलग अलग हो सकती है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही कुछ हद तक कोहरा भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ठंडी हवाओं का दौर लगातार जारी है, जिससे ठुठुरन जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। सुबह और शाम के वक्त तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रहा, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। अगर प्रदूषण की बात करें तो आज दिल्ली में AQI 342 दर्ज किया गया, तो बहुत खराब श्रेणी में आता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। कई राज्यों में सुबह के वक्त कोहरे के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो आज पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। कल के बाद कोहरे में कमी आ सकती है। लखनऊ में बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन सक्रिय मोड में है। जगह जगह रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी परेशानी का दिक्कत का सामना न करना पड़े। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल रात जुमामऊ में रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने खाने पीने के सामान और कंबल बांटे। पंजाब में सर्दी के कारण स्कूलों के समय में तब्दीली कर दी गई है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव के कारण बच्चों को स्कूल पहुंचने में सुविधा हो रही है। दरअसल पिछले कई दिनों से पंजाब में बहुत से हिस्सों में ठंड बढ़ चुकी है और धुंध के कोहरे में इजाफा हुआ, जिसके कारण स्कूली बच्चों को खासतौर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। केदारनाथ धाम और आसपास के इलाकों को प्लास्टिक और कचरे से मुक्त कराने की पहल की काफी सराहना हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने हैदराबाद की एक संस्था के साथ मिलकर यह पहल की शुरुआत की थी। इसमें गुप्त काशी से केदारनाथ तक सभी दुकानों में बिकने वाली प्लास्टिक की बोतल्स पर QR कोड लगाया गया और बोतल्स वापस लेने की व्यवस्था की गई। प्रशासन की इस मुहिम को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। डिजिटल इंडिया में तृतीय पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से ये पुरस्कार 7 जनवरी को दिल्ली में देश के राष्ट्रपति देंगी। हरियाणा के करनाल में कृषि वैज्ञानिकों ने हवा में आलू उगाने का तरीका इजाद कर दिया। पोटैटो टेक्नोलॉजी केंद्र शामगढ़ में एरोपोनिक तकनीक के जरिए अब बिना जमीन, बिना मिट्टी के हवा में आलू उगाए जा रहे हैं। इस तकनीक से पैदावार भी 5 गुना से ज्यादा होगी और किसानों की आय भी दोगुनी हो जाएगी। पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों के किसान शामगढ़ में एरोपोनिक तकनीक के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। रामगढ़ के खेतों में अब इंटरनेट के माध्यम से कृषि क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल ऐप के माध्यम से खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। यहां किसान विनोद कुमार मोबाइल ऐप्स के जरिए खेतों में सिंचाई कर रहे हैं। खेतों में कितना पानी की जरूरत है उनके मोबाइल ऐप से पता चल जाता है। फिर वे कहीं भी रहें, मोबाइल ऐप के जरिए अपने खेतों को जरूरत के मुताबिक सिंचाई कर सकते हैं। बैंक की नौकरी छोड़कर विनोद नई तकनीक से खेती करके किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उड़ीसा के मशहूर चिल्का झील में इन दिनों डॉल्फिन की गिनती चल रही है। 18 टीमों की इस काम में लगाया गया है। 3 दिन चलने वाली इस कवायद में 100 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट शामिल हैं। ये लोग आधुनिक तरीके से GPS सेट वगैरह लगाकर रिकॉर्डिंग शीट से लैस हैं ताकि डॉल्फिन की सही संख्या का पता लगाया जा सके। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया गया फिरन दिवस। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग ऐतिहासिक लाल चौक पर जमा हुए और इस दौरान कुछ युवाओं ने अलग अलग तरीके से फिरन पहनकर फैशन शो के अंदाज में रॉम वॉक किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी शामिल हुए। फिरन कश्मीर का पारंपरिक लिबास है और इसको बढ़ावा देने की कोशिश।
क्रिसमस के त्योहार को लेकर दुनिया भर में भव्य तरीके से तैयारियां जारी हैं। लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता में भी क्रिसमस के रंग देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित एलन पार्क में क्रिसमस फेस्टिवल का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहर से आए लोग इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में क्रिसमस के मौके पर शानदार लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यहां पूरे इलाके में रंग बिरंगी रोशनी से बल्ब और झालरों को सजाया गया है। लाइटिंग के लिए यहां क्रिसमस की शुभकामनाएं दी जा रही हैं और क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज की खूबसूरत आकृतियां उकेरी गई हैं। मध्य प्रदेश में सीहोर के ऐतिहासिक चर्च में भी सजावट चल रही है। ऐसे एशिया का सबसे सुंदर चर्च कहा जाता है और अगर अंग्रेजी हुकूमत के पहले पॉलिटिकल एजेंट JW ने अपने भाई की याद में एक चर्च बनवाया था। इसको बनवाने में 27 साल लगे। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी क्रिसमस की जोरदार तैयारी देखने को मिल रही है। देश विदेश से लोग क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने की शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला में होटल से लेकर शहर के रिज मैदान स्थित क्राइस्ट और आर ट्रैक के समीप कैथोलिक चर्च को विशेष तौर पर सजाया गया है। पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के चलते यहां त्योहार की रौनक फीकी पड़ गई थी, लेकिन इस बार पाबंदियां न होने की वजह से गुलजार। उत्तराखंड के औली में भी क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए सैलानी भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। यहां के तमाम होटल्स और स्की रिजॉर्ट पूरी तरीके से बुक हो चुके हैं। हालांकि इस बार बर्फबारी में भारी कमी देखने को मिल रही है। बावजूद इसके 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक औली में होटल्स की बुकिंग पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। आने वाले समय के लिए अगर बर्फबारी नहीं होती है तो लोगों की आवाजाही घट सकती है। क्रिसमस की तैयारी को रंग दक्षिण भारत में भी खूब देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में मदुरई के अमेरिकन कॉलेज परिसर को इस त्योहार के सिलसिले में भव्य तरीके से सजाया गया। क्रिसमस से पहले कॉलेज परिसर को शानदार रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। लाइटिंग की शानदार छटा बिखर रही है। क्रिसमस की तैयारी उत्तर प्रदेश के बरेली में भी चल रही है। यहां के मेथोडिस्ट चर्च को क्रिसमस के लिए सजाया धजाया गया। इस बीच क्रिसमस से पहले चर्च में खास प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर यहां खास आयोजन में शिरकत की। क्रिसमस के मौके पर आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होता है केक। नवाबों की नगरी लखनऊ में 120 साल पुराने पारंपरिक तरीके से अब भी खास क्रिसमस केक बनाने का रिवाज कायम है। लकड़ी के ओवन में बनाए जाने वाले इस केक की खुशबू दूर दूर तक महसूस की जाती है, इसलिए इस पारंपरिक केक को खूब पसंद किया जाता है। क्रिसमस के सिलसिले में बेंगलुरु में अनोखे केक शो का आयोजन किया गया। ये एक अनूठी नुमाइश है जिसमें दिख रही कलाकृतियां आम कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि ये तो जायकेदार केक हैं जिन्हें इन रूपों में देखकर कोई भी चकित हो सकता है। बड़ी तादाद में लोग इस खास केक शो को देखने पहुंच रहे हैं। मणिपुर के तामेंगलोंग में ऑरेंज क्वीन फेस्टिवल के दौरान सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 27 लड़कियों ने हिस्सा लिया और रैंप पर अपने हुनर का जलवा बिखेरा। भारी संख्या में लोग इस सौंदर्य प्रतियोगिता में पहुंचे और स्थानीय प्रतिभागियों को बढ़ावा देने के लिए यहां खास प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सविता नाम की लड़की कश्मीर के अमन सेतु पाकिस्तान बॉर्डर से बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक करीब 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने का संकल्प लेकर निकली है, वो भी अकेली। अपनी ये साइकिल यात्रा शुरू करके ये हरियाणा के पानीपत तक पहुंच चुकी है। बिहार के छपरा की रहने वाली सविता के मुताबिक ये रोजाना 80 से 100 किलोमीटर तक की यात्रा कर रही है। सविता की ये यात्रा देश की उन असली हीरोज को समर्पित है जो बॉर्डर पर कठिन हौसलों में देश की रक्षा करते हैं। पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव तुगलवाल की एक बेटी ने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करके अलग पहचान अपनी बना ली। 9वीं कक्षा की छात्रा अनहद कौर ने कड़ी मेहनत की बदौलत राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अनहद कौर ने 3 से 9 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की ओर से आयोजित लड़कियों के 10 मीटर इंडोर ओपन प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। आज भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी बांग्लादेश की टीम शुरुआती झटकों के बाद संभलकर खेल रही है और सदी बल्लेबाजी कर रही है।
चट्टोग्राम टेस्ट जीतकर भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। अगर मीरपुर टेस्ट में टीम इंडिया जीत हासिल करती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावना भी बढ़ जाएगी। मीरपुर स्पिनर्स के लिए सहायक पिच माना जाता है, लिहाजा कुलदीप यादव, अश्विनी और अक्षर पटेल दारोमदार रहेगा। भारतीय जूनियर हॉकी पुरुष टीम मेंस एफआईएच जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैच के लिए ओडिशा पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए यह खास मौका है। जूनियर टीम को फिलहाल दक्षिण कोरिया के साथ वार्म अप मैच खेलना है और अगले साल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। सचिन क्रिसमस से पहले कल मुंबई के सायन में एक एनजीओ में पहुंचे। उन्होंने एनजीओ में बच्चों के साथ समय बिताया और उनके साथ खुशियां बांटी। रूस यूक्रेन जंग के 300 दिनों के बाद पहली बार अमेरिका पहुंचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश के लिए अमेरिका से हथियारों की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य यूक्रेन की ताकत और रक्षा क्षमता को मजबूत करना है, वो भी ऐसे समय में जब रूस जमा देने वाली सर्दियों के बीच यूक्रेन के एनर्जी और वाटर सप्लाई प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहा है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता का ऐलान करने वाले हैं। अमेरिका दौरे पर पहुंचे जेलेंस्की ने अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी से भी मुलाकात की। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया और अमेरिकी संसद से यूक्रेन को मदद जारी रखने की मांग की। इस मौके पर नैंसी पेलोसी ने जेलेंस्की के जुझारू व्यक्तित्व की सराहना की और कहा कि अगले 48 घंटों में यूक्रेन मदद पर बड़ा फैसला होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका दौरे से रूस ने नाराजगी जाहिर की है। रूस ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच अब किसी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही रूस की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार इस युद्ध को और भड़काएंगे। यूक्रेन को जो मदद मिल रही है, ये मदद यूक्रेन पर ही उल्टा असर डालेगी। यूक्रेन के समर्थन में कल ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की इमारतों की बत्तियां बुझा दी गई। यूक्रेन को रूसी हमलों के कारण बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में विरोध प्रदर्शन और यूक्रेन के समर्थन के लिए यूरोपीय संघ ने अपनी इमारतों पर ब्लैकआउट किया। ब्राजील के टेरेजिना में हुए एक धमाके में 2 रेस्टोरेंटों को भारी नुकसान हुआ। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। हालांकि किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है। खबर यह है कि पहले एक रेस्टोरेंट में धमाका हुआ, उसके बाद पड़ोस के रेस्टोरेंट में भी इसका असर देखने को मिला। धमाके की वजह पता नहीं है। कोलंबिया के फ्यूल टैंक में भारी धमाके के चलते आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश के दौरान फायर ब्रिगेड के एक कर्मचारी की जान चली गई। धमाके के बाद आग पर काबू पाने जाने के लिए स्थानीय बंदरगाह पर कामकाज रोक दिया गया। इलाके में 4 दिन के लिए इमरजेंसी लगा दी गई। अमेरिका के टेनेसी से एक रेल हादसे का सनसनीखेज वीडियो निकलकर सामने आया। ये हादसा टेनेसी के एक रोड रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। दरअसल एक हैवी ट्रक का सीमेंट का ढांचा लेकर रेलवे लाइन पार कर रहा था और तभी ट्रेन ने ट्रक को टक्कर मार दी। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है। ट्रक के चालक तुरंत ट्रक से कूदने में कामयाब हो रहा। 2 लोग जख्मी हुए। ये पूरा हादसा वहीं से गुजर रहे एक शख्स ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजरायल में सरकार बनाने में कामयाब रहे। कई सप्ताह चली बातचीत के बाद नेतन्याहू गठबंधन सरकार के लिए अन्य दलों के साथ समझौता करने में सफल रहे। राष्ट्रपति आइजैक ने नेतन्याहू को कल तक सरकार गठन के लिए समय सीमा दी थी। 1 नवंबर को हुए चुनाव में नेतन्याहू और उनकी समान विचारधारा वाली पार्टियों ने 120 में से 64 सीटें हासिल की, लेकिन सरकार गठन को लेकर आपस में मतभेद चल रहा था। अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी में महिलाओं के पढ़ने पर लगी रोक के बाद राजधानी काबुल की सड़कों पर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शरिया कानून का हवाला देते हुए तालिबान की सरकार ने महिलाओं की उच्च शिक्षा पर रोक लगा दी है। सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की नेपाल की जेल से रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। शोभराज 2 अमेरिकी नागरिकों की हत्या के दोष के मामले में
2003 से नेपाल की जेल में बंद है। शिवराज की रिहाई उम्र के आधार पर हो रही है। शिवराज को 15 दिन के भीतर डिपोर्ट किया जा सकता है। बता दें कि भारत में भी चार्ल्स शिवराज पर केस दर्ज है।